नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, परसों देर रात जो है आप लोग का आरओ का रिजल्ट आया। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का चयन हुआ, बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ। सबसे पहले उन लोगों की बात जिनका चयन नहीं हुआ है, आपकी मेहनत को, आपके जज्बे को सलाम मैं करता हूं कि आप लोगों ने दिन रात मेहनत किया, लगातार हम लोग लगे रहते थे और बहुत बड़ी मेहनत डिकोड एग्जाम ने भी की, आपने भी की और एक बड़े स्तर का चयन। देखो, परसों मैं लाइव था दोपहर में और हमने 27 लोगों के चयन की बात आपसे कही कि डिकोड एग्जाम में 27 लोगों का चयन फिलहाल हुआ है। अभी अपडेटेड लिस्ट जो है आपको प्रॉपर जो है मिल जाएगी दिवाकर सर के द्वारा। लेकिन हमने डिटेल्स जो है आपको बताया किसका किसका रैंक क्या था, क्या किस पोस्ट में किसको, और हमने सारी बातें इसमें बताई हैं। आगे आप लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं। अभ्युदय 2.0 के नाम से नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें एनरोल होइए और अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करते रहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह कि करंट अफेयर्स का एक बड़ा सेगमेंट होता है, आप लोग उसको करने का प्रयास कीजिए और जो कुछ चीजें हम कराते हैं, बताते हैं, समझाते हैं उसमें आप बेहतर करने का प्रयास कीजिए। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा। क्लासेस डेली करिए। करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है पीसेस के लिए। पीसेस में भी हमने अभी 8 सिलेक्शन दिए, जिसमें तो 2 हमारे अभ्यर्थी ही थे प्रॉपर तरीके से आरओ के, और सबने मेहनत की और अंततः जो है पीसेस में भी सिलेक्शन हुआ और हमारा आरओ में भी सिलेक्शन इस बार हुआ है अच्छा खासा, ठीक है। हम लगातार जो है मेहनत करते आ रहे हैं, उसमें हमने एक बढ़िया रिजल्ट आप लोग को दिया है, ठीक है। चलिए, तो बिना देरी के आज के सेशन की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षण यानी कि गार्जियन कौन कहलाता है, प्लीज आप बताइएगा मुझे। ये उत्तर मैंने आपको पूछा था और कुछ ही लोगों ने इसका उत्तर दिया है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग जो है पुनः इसका सही से उत्तर देंगे अगले, ठीक है। बाकी आरओ में जो चयनित हो गए हैं उनको भी बधाई, और जिनका नहीं हुआ है उनके साथ में खड़ा हूं, निश्चित तौर पर खड़ा हूं। पूरी डिकोड एग्जाम टीम खड़ी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निसंकोच होकर के आप कॉल मैसेज मुझसे पूछ सकते हैं, बातचीत अपना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आइए सीधा सी क्लास की हम स्टार्टिंग करते हैं। नंबर 1, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। ऑटिज्म जो होता है, ये जो है एक मस्तिष्क, जो हमारे माइंड होता है, उस माइंड से रिलेटेड जो है क्या है, अपने आप में बीमारी है और आजकल बड़ी कॉमन बीमारी हो गई है। तो ये 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जो है दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या रहता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि एएसडी से पीड़ित व्यक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करना और उनके मानवाधिकारों के समर्थन करना। यानी कि जो भी लोग ऑटिज्म से पीड़ित होते हैं, इस ऑटिज्म नामक बीमारी से उनका सहयोग करना, उनके साथ रहना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बीमारी से पीड़ित होता है तो समाज उनको अलग थलग कर देता है। हमें ऐसे व्यक्तियों को समाज से अलग थलग नहीं करना है, बल्कि ऐसे व्यक्तियों के साथ खड़े रहना है, बजाय इसके कि हम छोड़ दें उनको। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हमेशा, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करते हैं इसकी थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, कब इसकी शुरुआत हुई, किसके द्वारा हुई, तो अगर आप देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए ने 18 दिसंबर 2007 को प्रस्ताव संख्या जो लिखा हुआ है इसके माध्यम से 2 अप्रैल को इस दिवस के रूप में नामित किया था। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा कि किस वर्ष और किसके द्वारा, तो किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। कब? 18 दिसंबर 2007 को इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। ये इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। अच्छा, एक बात और, आप लोग डिटेल्स में क्या करिएगा, मैं टास्क आपको देता हूं कि डिटेल्स में आप लोग संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में पढ़ लीजिएगा। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको अगर आप पढ़ेंगे डिटेल्स में तो क्या होगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपसे मैं अपेक्षा यही करता हूं कि आप इसको डिटेल्स में पढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। और ऑटिज्म के बारे में ऐसे पढ़ लीजिएगा। आधिकारिक तौर पर इसका पहला विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल 2008 को मनाया गया। देखो, 2007 में जो है इसका प्रस्ताव रखा गया संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, और फाइनली जो है 2008 में जो है इसकी शुरुआत कर दी गई। तो ये आपको याद रखना है कि भाई पहला जो विश्व ऑटिज्म दिवस था वो 2 अप्रैल 2008 को मनाया गया। ऐसे प्रश्न आप एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो वहां पर आपको गलती नहीं करनी है, ठीक। चलिए, अगर नींद आ रही है तो थोड़ा सा उठिए। मैडम अगर हैं आपकी तो उनसे बोलिए चाय बनाइए, या खुद चाय बनाइए, अपना ही पीजिए, मैडम को पिलाइए। और अगर मैडम नहीं है तो पढ़ाई कीजिए अच्छी तरीके से। बढ़िया मैडम बढ़िया सर मिलेंगे, मतलब कि शादी ब्याह बढ़िया होगा, लेकिन नींद से जागिएगा तो होगा, ठीक है, नहीं तो जीवन गोलगप्पा हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। इससे बढ़िया पढ़ने का प्रयास कीजिए। इसका उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी लोग होते हैं इससे पीड़ित, उनके प्रति जो है समाज में एक नया भाव रखना, उनके सम्मान रखना और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना, यह इसका उद्देश्य होता है, ठीक।
तो यह दिवस स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के रूप में ऑटिज्म को उजागर करने और समाज में न्यूरो डायवर्सिटी के प्रति समान सम्मान बढ़ाने का क्या करता है, यह प्रयास करता है। थीम आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, थीम अक्सर पूछी जाती है आपके एग्जाम में, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। थीम क्या है भाई साहब, थीम है ऑटिज्म और मानवता, यानी कि हर जीवन का मूल्य है। ठीक है, ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज वैल्यू, अपने आप में ये इसकी क्या थीम है, ऑटिज्म और मानवता, हर जीवन का मूल्य है। और इंग्लिश में भी यहां पर थीम लिखी गई है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है प्रश्न यहां से। ऑटिज्म क्या है, अब बाकी इसकी प्रासंगिकता क्या है पढ़ लीजिएगा। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो जीवन भर रहती है और यह मस्तिष्क के विकास में भिन्नता के कारण होती है, जिससे व्यक्ति के सामाजिक संपर्क, संचार यानी कि कम्युनिकेशन और व्यवहार करने के तरीके जो है क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं थोड़ा सा। इसीलिए जो है लोग इनसे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, कोई व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोई भी बीमारी फैल सकती है। इसलिए अपने ऊपर घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए, हमेशा एक अच्छा इंसान बनकर रहना चाहिए, तब आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने क्या है, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया, 31 मार्च को, 2 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी जस्ट हमने आपको आंसर दिया, आप चाहें तो कॉपी पेन लेके बैठा करिए और ये देख लिया करिए कि भाई कुल कितने प्रश्नों को आपने सही किया है। तो इसका जो उत्तर होगा एग्जैक्टली वो क्या जाएगा आपका 2 अप्रैल यानी कि 2 अप्रैल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना भाई साहब, ये बड़ी बात है अपने आप में, और डिजिटल मिशन हमारे भारत देश में लॉन्च किया गया है, आप जानते होंगे। अच्छा ये बताओ मुझे आप लोग कि ये जो डिजिटल मिशन है ये भारत में कब शुरुआत किया गया था। ऐसे कई सारी योजनाएं आदि होती हैं जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप मेरी बात से सहमत होंगे और आप जो है उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। आप लोग प्लीज बताइए मुझे कि विश्व ये जो है जो विश्व की पहली जनगणना होती है वो कहां हो रही है, और जो हमारा जो डिजिटल इंडिया मिशन है, इस डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई थी। प्लीज आप मुझे इसका कमेंट करके आंसर दीजिएगा। कुछ लोगों को नींद आ रही होगी, नहीं अरे भाई साहब क्या हो गया क्या नहीं हो गया, ज्यादा लोड नहीं लेना है आपको किसी भी रूप में, है ना, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चिल रहिए एकदम से, बिल्कुल बिंदास रहिए। ओके चलिए, भारत की 16वीं जनगणना, नोट कर लीजिएगा नंबर इसका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, बिल्कुल भी भूलना नहीं आपको। भारत की 16वीं जनगणना जो 2021 में निर्धारित की गई थी परंतु कोविड-19 के कारण स्थगित कर दी गई थी, को दुनिया की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना के रूप में क्या किया गया है, घोषित किया गया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने सितंबर 2019 में इसकी आधिकारिक घोषणा की थी। ठीक है, तो ये बात है कि अभी पहली जनगणना होगी, अब कागज पेन नहीं यूज किया जाएगा, डिजिटलाइज सब कुछ रहेगा और आपका मकान, आपके परिवार की आय और बाकी बहुत सारा डेटा जो है इस सेंसस में 16 नंबर की सेंसस में आपको पूछा जाएगा। बाकी फिलहाल के लिए आप एग्जाम में 2011 की जनगणना पूछी जाती है, लेकिन अभी क्या होगा कि 2000 जो है जो आपकी ये जनगणना हो रही है नई वाली 16वीं वाली, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे जब ये कमिट होगी तब। उसके बाद मोबाइल ऐप का प्रयोग इसमें प्रयोग किया जाएगा और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आपके डेटा को सब कुछ जो है स्मार्टफोन में या टैब में रखा जाएगा। स्वगणना ये एक बड़ा महत्वपूर्ण इस बार है। इस बार एक ऐसा डेटा तैयार किया गया है कि आप जो है अपने विवरण को खुद से जो है फिल करेंगे। नागरिकों के पास पोर्टल के माध्यम से स्वयं का विवरण दर्ज करने का विकल्प होगा, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और सटीकता बढ़ेगी। यानी जैसे मैं आपके घर आऊं और मैं कहूं कि आप भैया अपने परिवार के बारे में डेटा बताइए, तो अगर आप बताएंगे डेटा तो हो सकता है मुझे नोट करने में दिक्कत हो जाए, लेकिन जब आप स्वयं से भरेंगे कोई चीज फिल करेंगे तो उसमें करेक्शन के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे और एक एग्जैक्टली डेटा हमारे सामने आएगा। तो ये जो आपके सामने स्वगणना वाली जो बात हो रही है ये अपने आप में बेहतर है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, यह जनगणना ऐप देश की विभिन्न प्रमुख भाषाओं का समर्थन करेगा, जिससे संग्रह अधिक क्या होगा, सुगम होगा अपने आप पे। तुरंत परिणाम डिजिटल होगा, तो डिजिटल जब होगा तो क्या होगा, पुराने जो पारंपरिक तरीके हम उसको छोड़ देंगे, नए तरीके को फॉलो करेंगे तो चीजें हमारे सामने एग्जैक्टली आएंगी। अच्छा, जनगणना से रिलेटेड अब आपके एग्जाम में कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक पहला तो 2011 की जनगणना ही आप लोग को क्या करनी, याद रखनी है, ये आपका क्या टास्क है, टास्क। उसके पहले मैंने आपसे कहा था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में पढ़ लीजिएगा। देखो, जब मैं करंट अफेयर्स कराऊं और जो मैं आपसे कहा करूं कि बॉस आपको ये पढ़ना है तो पढ़ा करो,
अच्छा, कुछ लोग के फोन आ जाते हैं बात करते करते, नहीं फोन टॉक करते करते, मतलब ये क्लास देखते देखते वो बिजी हो जाते हैं, अरे यार रुको यार, रुको रुको, नहीं 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 रुकेंगे जी, हम तो बतियाएंगे। भाई साहब ये काम करते हैं तो छोड़ दीजिए, है ना, नहीं तो जीवन गोलगप्पा हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग, है ना। अभी रिजल्ट आया हुआ है 2026 का, सॉरी 24 का, 23 का। आप देखिए कि कितने लोगों का विचारों का हुआ, कितने लोगों का नहीं हुआ। लेकिन जिनका जिनका कॉल आया, मैंने व्यक्तिगत कॉल किया, जिनका नहीं हुआ है, लोग जिनका नहीं होता है उनको कॉल नहीं करते, लेकिन मैं करता हूं, ठीक है, कि भाई आपके साथ पहले मैं खड़ा हूं, क्योंकि दुनिया जिनका नहीं हुआ उनके पीछे नहीं भागती है, क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, कितना संघर्ष किया आपने, नहीं, दुनिया सक्सेसफुल इंसान को पूछती है, ठीक है। तो अगर आपका नहीं हुआ तो मैं आपके साथ हूं, और मेहनत कीजिए, वो दिन ना आए कि लिस्ट में आपका नाम ना हो, और इसके लिए आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लगातार नहीं पढ़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये जब डिजिटल जनगणना हो रही तो फिर चीजें क्या होंगी, आपके सामने अच्छे से आएंगे, तेज आएंगे। और टास्क के रूप में आपको पढ़ना है 2011 की जनगणना, ठीक है। और इसके अलावा जनगणना के अलावा जो है 11 के जो, एक सेकेंड, 2011 की जनगणना, ठीक है। इसके अलावा जो है जनगणना से रिलेटेड जो अन्य बिंदु होते हैं, इसकी पहली जनगणना कब हुई थी, किसके कार्यकाल में हुई थी, लास्ट जनगणना कौन सी थी, क्या था, तो वो सारी डिटेल्स जो है आप लोग क्या करिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ये आपका टास्क है, होमवर्क है, प्लस संयुक्त राष्ट्र महासभा को पढ़ लीजिएगा। चलिए अब इसी पर छोटा सा क्या जाएगा आपके सामने प्रश्न, जिसका उत्तर आपको बताना है। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई है? सिंपल सी बात है, आपका देश भारत है, ठीक है। इतने बड़े देश को डिजिटलाइज्ड रूप में सेंसस करना बड़ी बात होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कि चीन होगा, क्या होगा भाई, सी होगा, यानी कि भारत ही होगा, ठीक है। चलिए, पीयूष आनंद जी भी चर्चाओं में रहे हैं। दरअसल श्री पीयूष आनंद को उत्तर प्रदेश कैडर के 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के आईपीएस अधिकारी हैं, और उन्हें 1 अप्रैल 2024 को एनडीआरएफ, क्या एनडीआरएफ, ठीक है, एनडीआरएफ के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। और अभी हाल ही में सरकार ने क्या काम किया है, इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया है, इसीलिए जो है ये क्या है, चर्चाओं में है, ठीक है। कब तक बढ़ा दिया गया है इनके कार्यकाल को? 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब वो 30 मार्च तक, कब तक? 30 मार्च 2027 तक जो है वो अपने इस पद पर, यानी कि जो एनडीआरएफ होता है उस एनडीआरएफ के महानिदेशक के रूप में कार्य करते रहेंगे। ओके, तो ऐसे कई सारे प्रश्न आपके बनते हैं एग्जाम में, जब कोई किसी बड़ी संस्था का डीजी, एडीजी आदि रैंक का अधिकारी होता है, और जब उसके कार्यकाल आदि को बढ़ाया जाता है, या जब उसकी नियुक्ति की जाती है, या देहांत आदि हो जाता है, तो वहां से प्रश्न आप एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। तो पीयूष आनंद जी का नाम आपको याद रखना है। ओके, अच्छा, इसी से रिलेटेड जो है एक जानकारी आपको यहां पर और होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भैया? ये मैं आपको टास्क देता हूं। क्या टास्क? टास्क नंबर 2 है आपका, क्या है? देखो, जितने टास्क मैं देता हूं, अगर आप उसको करंट की क्लास के साथ में करते रहेंगे, तो आपको जीएस की बड़ी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ये बहुत बड़ी लेवल की बात है। तो टास्क 2 मैं आपको देता हूं कि आपको पहली बात तो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लेना है। DIASTER, डिजास्टर मैनेजमेंट, MANAGE, मैनेजमेंट। इससे क्या होगा कि अभी आपने देखा होगा कि लेखपाल की जो परीक्षा आई हुई है, लेखपाल की परीक्षा में भी दरअसल देखा होगा आपने कि जो है डिजास्टर मैनेजमेंट दिया गया सेक्शन। तो आपके लेखपाल की परीक्षा के लिए भी, और बाकी जो अन्य आपके एग्जाम्स आदि होते हैं, वहां पर भी यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आप जानते होंगे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ लीजिएगा। और जो हमारे डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए, मिटिगेट करने की जो संस्थाएं होती है, जैसे एनडीआरएफ, क्या एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जो होता है, अपने आप फोर्स होता है, ठीक है, वो। फिर इसी तरीके से स्टेट लेवल पर एसडीआरएफ होता है, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट जो है वो होता है, ठीक है। तो इनको सबको पढ़ लेना है आपको, ठीक है। ये बहुत क्या है, जरूरी चीज होती है आपके लिए, ठीक है। चलिए, ये टास्क है आपका, पढ़ना है इसको आपको। ओके, चलो, बाकी इनके बैकग्राउंड के बारे में लिखा गया है, आप इनको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। इनका अनुभव रहा है वो सीआईएसएफ के जो है, सीआईएसएफ में अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि एडीजे और
विशेष महानिदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्हें उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया। क्या? राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया है। एनडीआरएफ, ठीक है, ये बड़ा बल है, इंडियन नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो है, ये फंड जो होता है, फोर्स जो होती है, ये अपने आप पे क्या है, बड़ा विशेष बल है अपने आप में, जिसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, जो कि आप एग्जाम में कई बार पूछा आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो है, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो इसी के तहत इसकी जो है स्थापना की गई थी। ये किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया के लिए क्या है, किया गया है। इसका निर्माण किसका? एनडीआरएफ का। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ। चलिए बताइए आप लोग। डिजास्टर मैनेजमेंट पर आपके, यानी कि आपदा प्रबंधन पर आपके एग्जाम में एसए में प्रश्न पूछा जाता है। तो एसए में प्रश्न पूछा जाएगा, प्री पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है, और आजकल तो वनडे एग्जाम में भी टॉपिक दे दिया है डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो उसको भी आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है। ठीक है, बैठे मत रहिए भाई साहब, नोट करते रहिए प्लीज, है ना। चैटियाने में तो मन लगा रहता है आप लोगों का बहुत सारा, दुनिया भर के मैसेज भेज देते हैं आप, इसको भी भेजा करिए, मतलब पढ़ा करिए, भेजाने के लिए इसको पढ़ा करिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आलोक कुमार, पीयूष आनंद, संजीव कुमार और आरके मिश्रा। ABCD इतने जो है लोग हैं, इनको आपको क्या करना है, आपको जो है पढ़ना है इनको ध्यान से करके। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? पीयूष आनंद हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना भाई, चलो नेक्स्ट है IMF विश्व बैंक की 2026 की वार्षिक बैठक। ठीक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की 2026 की वार्षिक बैठकें थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित की जाएंगी। यह निर्णय दोनों संस्थानों के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा एक मतदान के माध्यम से जो है लिया गया था, मतदान से लिया गया था। तो ये पॉइंट आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। प्रमुख विवरण समय, ये बैठकें 12 से 18 अक्टूबर 2026 के बीच आयोजित होना निर्धारित किया गया है। तो ये बैठक अभी हाल ही में संपन्न होने वाली है। ऐतिहासिक संदर्भ की अगर मैं बात करता हूं, थाईलैंड इससे पहले 1991 में इन बैठकों की जो है मेजबानी कर चुका है। लगभग 35 वर्षों के बाद यह प्रतिष्ठित आयोजन पुनः जो है यहां पर हो रहा है, थाईलैंड में लौट रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर यह बैठक भारत में हो रही होती तब तो और इंपॉर्टेंट हो जाता, लेकिन चूंकि थाईलैंड में हो रही तो अलग बात है। ठीक है, इन बैठकों में क्या होगा, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर, वित्त और विकास मंत्री, निजी क्षेत्र के नेता, नागरिक समाज के प्रतिनिधि और शिक्षाविद आदि लोग जो इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। और इसमें वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, वित्तीय स्थिरता, गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास से गंभीर मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अब इसमें दो टॉपिक आपको दिखा दे रहे होंगे, एक गरीबी उन्मूलन, एक पॉइंट तो ये, और एक आपका समावेशी विकास। ठीक है, इन दोनों पर आपके एग्जाम में खूब सारे प्रश्न बनते हैं, गरीबी उन्मूलन पर और समावेशी विकास पर। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको रेडी कर लेना है। ये भी आपका टास्क है, टास्क नंबर 3 मेंस के पर्सपेक्टिव से और आपके एसए के पर्सपेक्टिव से भी आपका इसको रेडी करना है। गरीबी उन्मूलन पर, ठीक है, समावेशी विकास पर बहुत प्रश्न आता है आप एग्जाम में, एसए में आता है, आपके प्री में आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 17 एसडीजी जो गोल होते हैं उनमें खूब सारे प्रश्न आते हैं। भैया साहब नोट कर लो आप लोग, चाहे लेखपाल वाले चाहे जो हो। ठीक है, 17 एसडीजी गोल जो आपके हैं उनमें खूब सारे प्रश्न आते हैं। 17 के 17 गोल जो है आपको क्या करने हैं, याद कर लेने हैं। ठीक है, ये सब चीजें क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि इस पर आपको फोकस करना चाहिए किसी भी रूप में। चलिए, मेजबानी का चक्र। आईएमएफ विश्व बैंक की वार्षिक बैठकें आमतौर पर लगातार 2 वर्षों तक वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय पर होती हैं और हर तीसरे वर्ष किसी अन्य सदस्य देश में आयोजित की जाती हैं। 2023 में यह मोरक्को में हुई थी, जबकि 2024 और 25 में ये बैठकें वाशिंगटन में क्या है, निर्धारित है अपने। मतलब ये तो हो चुकी हैं, तो बीत गया, इसको हटा दीजिए। चलिए, ये बैठक आईएमएफ विश्व बैंक की 2026 की वार्षिक जो बैठक क्या की मेजबानी किस देश में की जाएगी? भारत, सिंगापुर, थाईलैंड या फिर इंडोनेशिया। सिंपल सी बात, अभी हमने आपको आंसर बताया था, क्या? सी, यानी कि थाईलैंड में हो जाएगा। ठीक है, आसान तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर, ये एक प्रकार का क्या है, अवार्ड है और पुलिस के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो है एक बहुत प्रतिष्ठित या सबसे बड़ा सम्मान है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस सम्मान की मैं बात करता हूं तो अप्रैल 2026 के प्रथम सप्ताह में, कब? प्रथम सप्ताह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
उड़ीसा पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर, ठीक है, प्रदान करने की स्वीकृति दी है। या किसी भी पुलिस बल के लिए भारत का क्या है, सर्वोच्च सम्मान है। यह घोषणा दरअसल उड़ीसा पुलिस के 91वें स्थापना दिवस यानी कि जिसको हम उत्कल दिवस के रूप में भी जानते हैं, जो कि 1 अप्रैल को मनाया जाता है, के अवसर पर की गई है। 1 अप्रैल को इस उत्कल दिवस के बारे में मैंने आपको प्रश्न कराया था, अगर आपको याद होगा तो। ध्यान रखना आप लोग कि जो अलग अलग स्टेट होते हैं, ठीक है, उन अलग अलग स्टेट पर कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे कि ये एक स्टेट है भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राज्य, या किसी स्टेट का नाम पूछ लेगा, वो पूछे किस नंबर पे था, किस राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था, ठीक है। ये प्रश्न भी फैक्चुअल डेटा के रूप में, विविध के रूप में आपसे प्रश्न पूछता है कि इस राज्य का गठन किस वर्ष किया गया। तो ऐसे डेटा आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। मैपिंग से आप तैयार कर सकते हैं। कोई भी स्टेट अगर आप पढ़ रहे हैं, चर्चाओं में है, तो उस स्टेट के बारे में कौन सी नदियां वहां पर हैं, कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन सा सेंचुरीज है, बर्ड सेंचुरीज है, कौन सा बाकी जो है वहां पर ऐतिहासिक धरोहर स्थल हैं। तो ये सब चीजें जो है आप हैंड टू हैंड क्या करिए, वहां पर पढ़ लिया करिए जब भी आप लोग जो है न्यूज कोई चीज पढ़ा करिए तब। यह पुरस्कार किसी पुलिस बल को उसकी 25 वर्षों से अधिक उत्कृष्ट सेवा, वीरता, अनुशासन और समर्पण के लिए दिया जाता है। उड़ीसा पुलिस यह सम्मान पाने वाला भारत का 16वां राज्य पुलिस बल जो है बन गया है। अब यह भी पूछ लेगा कि भाई किस नंबर का स्टेट बन गया है ये सम्मान पाने वाला राज्य उड़ीसा, तो ये 16वां राज्य बन गया है। अब इस जनगणना कौन सी हो रही, 16वीं हो रही है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो भाई हो गया, बाकी इसके बारे में लिखा है। चयन कैसे होता है, गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम जो है, ये क्या कहते हैं आपका जो गृह मंत्रालय होता है, होम मिनिस्ट्री, इसके द्वारा की गई समीक्षा में उड़ीसा पुलिस के नक्सल विरोधी अभियानों, आधुनिकीकरण और आपदा प्रबंधन में किए गए उत्कृष्ट कार्यों को आधार बनाया जाता है इसमें, ठीक है। अरे सॉरी, अब बताओ प्रश्न आप लोग इस पे। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड जो दिया गया है, महाराष्ट्र पुलिस को, दिल्ली पुलिस को, उड़ीसा पुलिस को, गुजरात पुलिस को। अभी हमने बताया था, क्या हो जाएगा इसका उत्तर बताओ भाई। इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा बताओ। गुजरात, सॉरी उड़ीसा पुलिस है ना, सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पे, सब समझ में आ रहा है। देखो जो जो टास्क मैंने आज आपको बताए हैं उन टास्क को कंप्लीट करने का प्रयास आप लोग जरूर किया करिए। अगर टास्क को नहीं कंप्लीट करते हैं तो आप रह जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि क्लास की जो असली इंपॉर्टेंस होती है वो तभी होती है जब आप कुछ चीज लगातार कर ले, तब नहीं करेंगे तो दिक्कत वाली बात होगी आपके लिए, है ना। चलिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी हाल ही में मार्च 2026 में भारतीय ज्ञानपीठ चयन समिति ने वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा कर दी है। प्रसिद्ध तमिल कवि, गीतकार और उपन्यासकार आर वैरामुथु को इस सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान के लिए क्या किया गया, चुना गया है, जो कि आप एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। मतलब कि मैं इसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए, वैरामुथु ये सम्मान पाने वाले तीसरे तमिल लेखक हैं। यह भी फैक्ट आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उनसे पहले पीवी अखिलन 1975 और डी जयकांतन 2002 को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। मतलब पीवी अखिलन को 1975 में और डी जयकांतन को 2002 में, और फाइनली वैरामुथु को सम्मान 2025 जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये नाम इनका ऐसे याद रखना है आपको। वह पहले ऐसे तमिल लेखक है जिन्हें मुख्य रूप से उनकी काव्य प्रतिभा के लिए, यानी कि उनकी पोएट्री के लिए इस सम्मान से इनको क्या किया गया है, नवाजा गया है। याद रहेगा पॉइंट। चलिए, उनके उपन्यास, जो कि नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनके उपन्यास कालिकट्टू इतिहासम, क्या कालिकट्टू इतिहासम के लिए उन्हें 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। यह फैक्ट भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। वह 7 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है, भी जीत चुके हैं। बहुत बड़ी बात है। सम्मान एवं पुरस्कार उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री 2003 और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, जो आपको क्या करना है, याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आरओ वाले अभ्यर्थी भाई साहब, पीस वाले जो भी है, प्लीज आप लोग करंट अफेयर्स देखा करिए
बहुत सारे क्वेश्चन आपके न जाने लगभग सभी प्रश्न जो है आपको डिकोड एग्जाम में करंट अफेयर से मिल जाते हैं जो हम लोग कराते हैं। ये आप लोग प्लीज फोकस करने का इसका प्रयास करिए, ये मेरी बहुत विनम्र निवेदन है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ चीजें हैं आपके। नहीं, हाल ही में 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, के लिए किसे चुना गया है? तो वैरामुथु हैं, जी शंकर कुरूप हैं, विनोद कुमार शुक्ला हैं, आशा पूर्णा देवी हैं। कौन है भाई साहब? ए ऑप्शन है ना, वैरामुथु जी, है ना, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, मयंक चक्रवर्ती चर्चाओं में है अभी। तो 14 मार्च 2026 को शतरंज की दुनिया में भारत के लिए एक नया इतिहास रचा गया जब मयंक चक्रवर्ती ने पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त कर लिया है, और यह बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। गुवाहाटी यानी कि असम के रहने वाले 16 वर्षीय मयंक चक्रवर्ती भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बन गए, 94वें नंबर, ठीक है। ये असम के ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। बताइए, 16 साल की उम्र है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 16 साल में आप लोग को कुछ पता ही नहीं होता है। 16 साल के बाद छोड़िए, आप 25-30 तक पहुंच जाते हो, लेकिन तभी वीडियो गेम खेलते रहते हो, है ना। तभी दिमाग में नहीं आता कि यार हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना है। सही और गलत का निर्धारण भी आप नहीं कर पाते हैं। 25 प्लस हो जाते हैं, उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं, बाकी तो आप बात छोड़ दीजिए। लेकिन एक 16-17-18 साल का लड़का कहां से कहां पहुंच गया। इसलिए आप ऐसे लोगों से सीखने का प्रयास करिए। अपने समय को जाया करेंगे, बर्बाद करेंगे, ठीक है, घंटों भर बतियाएंगे, तो उसे जीवन सफल नहीं होने वाला है। जीवन सफल कब होगा? जब आप अपने आप को कामयाब बनाएंगे, तब जीवन सफल होगा, नहीं तो जीवन सफल होने वाला नहीं है लल्ला, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग प्लीज, ठीक है। चलिए, मैग ने स्वीडन में आयोजित 8वें फर्स्ट होटल स्टॉकहोम नॉर्थ जीएम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल किया। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 9 में से 7 अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान को प्राप्त कर लिया। ग्रैंड मास्टर बनने के अनिवार्य 2500 फाइट रेटिंग की बाधा को भी उन्होंने इसी टूर्नामेंट के दौरान पार कर लिया। इनका जो ओल्ड रिकॉर्ड है इसमें क्या है, इसके पहले 2024 में इंटरनेशनल मास्टर बने थे। वह अंडर 11 और अंडर 17 स्टूडियो में भी राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है अपने आप पे, है ना। चलो बताइए भाई साहब, प्रश्न क्या हो जाएगा इसका उत्तर? हाल ही में मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? असम से है, त्रिपुरा से है, सिक्किम से है, मणिपुर से, किससे है, किस राज्य से है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर भैया ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो, संपन्न प्लेटफॉर्म चर्चाओं में रहा है। तो संपन्न यानी कि पेंशन के लेखांकन और प्रबंधन की प्रणाली एक डिजिटल पेंशन प्लेटफॉर्म है जिसे गोवा सरकार और कोचिन पोर्ट अथॉरिटी द्वारा पेंशन वितरण को आधुनिक बनाने के लिए अपनाया जा रहा है। यह दूरसंचार विभाग की एक प्रमुख पहल है जिसे 2018 में शुरू किया गया था। इसका प्रबंधन संचार लेखा महानियंत्रक के कार्य द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह एक ही प्लेटफॉर्म पर स्वीकृति, प्राधिकरण, भुगतान सहित जो है संपूर्ण पेंशन प्रक्रिया को सक्षम बनाता है। यानी कि पेंशन से रिलेटेड जो भी दिक्कतें होती हैं वो इससे जो है क्या हो जाएंगी, संपन्न हो जाएंगी। पेंशन के लेखांकन और प्रबंधन की प्रणाली है ये संपन्न अपने आप में क्या, ये जो प्लेटफॉर्म है, तो अभी इसको जो है शुरू किया गया है। ये बिना किसी मध्यस्थ के पेंशन के सीधे बैंक हस्तांतरण को सुनिश्चित करता है, जिससे पारदर्शिता में क्या होता है, अल्टीमेटली सुधार होता है। तो ये बड़ी बात है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलो नाउ नेक्स्ट, संपन्न प्लेटफॉर्म किस संगठन की एक प्रमुख पहल है? तो वित्त मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो आई थिंक इसका बी होना चाहिए उत्तर, है ना, या कोई और होगा? मेरे अकॉर्डिंग तो बी ही होना चाहिए, ठीक है, बी। अब आपके छोटा सा प्रश्न जिसका उत्तर आपको देना है, बांग्लादेश की राजधानी क्या? चटगांव, खुलना, ढाका या फिर सिलहट? बताइएगा प्लीज इसको आप लोग। बाकी यहां पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन लिखे गए हैं जिनको आप देख करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। अभी हमने आरओ में सफलता हमने प्राप्त की, बड़े स्तर की हमने सफलता प्राप्त की है। हमने जो है ये डेट क्या थी उस दिन, देखो संभवतः 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को मैं 2 घंटे लगातार लाइव था दोपहर में रिजल्ट के बाद, और वहां पर हमने अपने सारे सिलेक्टेड बंदों को बताया आपको, ठीक है। और
फाइनली जो है आज संभवतः जो है दिवाकर सर आपको फाइनल लिस्ट बताएंगे कि डिकोड एग्जाम में कुल कितने सिलेक्शन हुए हैं। आज दोपहर तक जो लाइव आएंगे संभवतः। तो तब तक आप लोग वेट कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए और सारी चीजें आपको 1 to 1 वहां पर कराई जाएंगी, बताई जाएंगी। तो अभ्युदय 2.0 हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ आरओ का। आप चाहें तो ये 2.0 के नाम से शुरू हो जाएगा हमारा नया बैच, आप इसमें भी एनरोल हो सकते हैं। बाकी सारे कोर्सेज यहां पे लिखे गए हैं। अगर आपको मुझसे कुछ बातचीत करनी है, कोई टेंशन अगर आपको है, कोई लोड है, तो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 860 ठीक है 4409-201 पर कॉल कर मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर यहां पर भी मेंशन हो रहा होगा आपको, ये यहां पर मैंने लिख दिया, ठीक है। और बाकी टेंशन आपको नहीं लेना किसी भी रूप में। बाकी मैं फिर से कह रहा हूं कि जिन भी अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया है उनको टेंशन नहीं लेना किसी भी रूप में। मैं आपसे बहुत हम्बली मेरे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो बीत गई है सो बीत गई, उसको आप साइड कर दीजिए, अब उस पर लोड मत लीजिए प्लीज, है ना। अब जो हो गया बस सो हो गया। अब क्या करना है इस पर आपको विचार करना है, उसके लिए मेरा पूरा सहयोग है। मैंने फिर से कह रहा हूं, जिनका चयन नहीं हुआ वो लोग आराम से इस नंबर पर एक बार कॉल कर लीजिएगा, बातचीत कर लीजिएगा कि सर अब हमें क्या करना है, कैसे करना है। मैं आपके साथ एकदम पूरी तरीके से खड़ा हूं, कहीं मैं आप छोड़ के मैं आपको नहीं जा रहा हूं, ठीक है। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। बाकी हम लोग लगातार मिलते रहेंगे। संभवतः जो है हम लोग अब 4 सवा 4 बजे के आसपास जो हम लोग डेली लाइव आया करेंगे, वहां पर भी हमारी मुलाकात हो जाया करेगी। शाम को मैम आएंगे लाइव, वो आप लोग को लेक्चर लेंगे। बाकी हम लोग 4 बजे नेशनल न्यूज जो होता है हमारा, उस पर हम लोग बातचीत किया करेंगे, न्यूज एनालिसिस पर। हर दिन कोई टॉपिक जो चर्चाओं में रहता है उस पर हम लोग बातचीत किया करेंगे आपसे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिनका चयन नहीं हुआ है पुनः उनको मेरी तरफ से हिम्मत ढांढस कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, अगली बार आपका नाम होगा, प्लीज परेशान मत होइएगा। बाकी चयनित अभ्यर्थियों को पुनः से एक बार अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डिकोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डिकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा
9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।